हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉब्लम मीनिया। सो आज हम लोग क्वांटम फिजिक्स पर वापस से चर्चा करेंगे। आज लेक्चर 3 है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि किरचॉफ्स लॉ को देखा था, स्टीफेंस लॉ को देखा था, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को देखा था और काफ़ी सारी बातें की थी एनर्जी को लेकर के। किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे किसी पार्टिकल की क्या एनर्जी होगी और वो निकालने की हम लोगों ने बात की थी, जिसका क्लासिकल फिजिक्स में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। पर मैक्स प्लैंक और रेले जीन्स के लॉ ने एक सॉल्यूशन निकाला, उसका कुछ अमेंडमेंट्स किए क्लासिकल फिजिक्स के थियोरीज में, और क्वांटम फिजिक्स का वहाँ से जन्म हुआ, एक ओरिजिनेशन हुआ, एक शुरुआत हुई। तो आज हम लोग उसी पर बात करेंगे, मैक्स प्लैंक और रेले जीन्स के लॉ पर। तो आज काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो थ्योरी पार्ट है वो हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि यू लैम्डा डी लैम्डा किसी भी टाइम वेवलेंथ पर लैम्डा टू डी लैम्डा प्लस डी लैम्डा वेवलेंथ पर एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम। ये किसी भी डी लैम्डा पर, हम पर्टिकुलर लैम्डा पर हम कोशिश करेंगे निकालने का। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में उस समय इसे लिखा गया था, तो हम लैम्डा को c बाई न्यू लिख सकते हैं और फ्रीक्वेंसी में ही हम इसका इक्वेशन निकालने की भी कोशिश करेंगे। और डी लैम्डा को यहाँ से लिख सकते हैं माइनस सी बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू। मैंने दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया है, तो इधर माइनस सी बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू आ गया। तो अब यहाँ से जो नया इक्वेशन लिखेंगे वो होगा यू न्यू डी न्यू इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमने लिख दिया, एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम इन द फ्रीक्वेंसी पेज, इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ये होगा। तो ये हमने निकाल लिया। और उस समय वीन्स ने और एक आर्बिट्ररी, मतलब कि एक ऐसा इक्वेशन एक तैयार किया था कि ये जो इक्वेशन आएगा, जो एनर्जी का इक्वेशन आएगा, उसका एक फॉर्मेट तैयार किया गया था। तो वो कुछ ऐसा था, ओमेगा क्यूब और कोई एक फंक्शन ओमेगा बाई टी में। ये एक उस समय तैयार किया गया था कि अगर एनर्जी का कोई इक्वेशन आएगा तो वो कुछ ऐसा ही आना, और आना भी ऐसा ही चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो उस समय वीन्स ने वापस से एक लॉ दिया था, और वीन्स का कहना था कि वीन्स, उस लॉ को हम लोग वीन्स रेडिएशन लॉ के नाम से जानते थे। जो पहले हम लोगों ने पढ़ा वो था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और ये है वीन्स रेडिएशन लॉ। ये वीन्स रेडिएशन लॉ है। और उन्होंने कहा था कि ये जो यू लैम्डा है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया था इन्होंने एक, वो ये है, इन्होंने एम्पेरिकल फार्मूला दिया था और ये कहा था कि ये कुछ ऐसा है जहां ए और बी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। उन्होंने किसी भी चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया, क्योंकि उनका जो ग्राफ आया था वो कुछ एक्सपोनेंशियल ग्राफ था, और वो कुछ ऐसा था जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। ये यू लैम्डा था, ये लैम्डा था, ये लैम्डा एम था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का ये वेवलेंथ था, या फिर मैक्सिमम एनर्जी का कह सकते हैं, मैक्सिमम एनर्जी का वेवलेंथ था, मैक्सिमम इंटेंसिटी का वेवलेंथ था किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर टी पर। तो उन्होंने कहा था कि ये कुछ इस तरह का फंक्शन बनेगा, और काफ़ी हद तक ये मैच भी करता था। लेकिन मतलब कि हायर लैम्डास के लिए ये ठीक ठाक इधर तो मैच करता, लेकिन जैसे ही लोअर फ्रीक्वेंसीज पर, लोअर लैम्डास या लोअर पर जाते थे, तो इनका कुछ ग्राफ जो था वो डिफ्लेक्ट हो गया था। तो ये प्रॉपर ग्राफ तो उन्होंने भी नहीं कहा था कि ये प्रॉपर ग्राफ है। उन्होंने एम्पेरिकल फार्मूला दिया था कि कुछ इस तरीके का ग्राफ या फिर कुछ इस तरीके का फंक्शन बनता होगा। तो उस तरीके का फंक्शन में अगर देखा जाए तो लोअर लैम्डास के वैल्यू के लिए इनका ग्राफ थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ था, तो ये पूरी तरीके से तो सही नहीं था। तो अब दो साइंटिस्ट थे उस समय, रेले जीन्स करके। उस समय दो साइंटिस्ट थे, रेले पहला साइंटिस्ट का नाम था, और जीन दूसरे साइंटिस्ट का नाम था, और इनका लॉ था। तो बेसिकली इनका लॉ सबसे पहला लॉ था जिन्होंने
कोशिश की थी कि रेडिएशन की एनर्जी को निकाला जाए किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, क्योंकि वीन्स का जो रेडिएशन लॉ था वो काफ़ी हद तक तो सही था, लेकिन ना हमें वो उन्होंने एम्पेरिकल एक फार्मूला दिया था जो हाइयर वैल्यूज ऑफ लैम्डा के लिए तो वर्क होता था, लेकिन जैसे ही लोअर पर जाते थे तो उनका ग्राफ काफ़ी हद तक डिफ्लेक्ट करता था, जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। तो अब रेल जीन्स ने लॉ दिया था, तो उन्होंने जो लॉ दिया, उनका मानना था कि उन्होंने एक बॉडी लिया, एक बॉडी बनाई। अब यहाँ से ये बॉडी है, थियोरी पार्ट है। उन्होंने एक बॉडी एज्यूम की कि ये एक क्यूब है और इस क्यूब के अंदर जो भी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं वो एक दूसरे से टकरा रही हैं, इस वॉल से टकरा रही हैं, इस वॉल से टकरा रही हैं, और टकरा कर आपस में मिलकर स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कर रही हैं। स्टैंडिंग वेव्स मींस ये फंडामेंटल नोट्स आप वेव्स इन स्ट्रिंग में पढ़ाई होगा आप लोगों ने। स्टैंडिंग वेव्स इस तरीके के भी होती हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी और फंडामेंटल नोट्स पर डिपेंड करती हैं कि वो कितना किस फ्रिक्वेंसी पर ये फंडामेंटल है, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ओवरटोन है, तो वो स्टैंडिंग वेव उस चीज़ पर डिपेंड करती हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को बोला कि जो वो टकराएंगी, जो भी रेडिएशंस अंदर घूम रही हैं, वो इस वॉल से टकरा कर वापस इस वॉल से टकरा कर इस वॉल से, वो रेडिएशंस आपस में स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन करेंगी। तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन करेंगी और वो उन स्टैंडिंग वेव्स, उन पर्टिकुलर स्टैंडिंग वेव्स जो न्यू फ्रीक्वेंसी की है, न्यू टू डी, न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी की है, हम उन्हें स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और हम हर एक जो भी फ्रीक्वेंसी, जो हर एक स्टैंडिंग नोड है या फिर स्टैंडिंग वेव है, उनको एक ऑसिलेशन सिस्टम मान सकते हैं, जिन्हें नाम दिया गया ऑसिलेटर्स। तो अब हमें नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पता करना है कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने होंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑसिलेटर्स बन रहे होंगे। तो ये जब नंबर पता किया तो इसकी वैल्यू आती, द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, इसकी काउंटिंग भी अलग इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन हमें वो अभी नहीं पढ़ना है। द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इज इतना। ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर का नंबर है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उस फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स जो फॉर्म होंगे इस सिस्टम के अंदर, वो 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब होंगे। अब इसे कैसे गिना जाता है ये तो हम अभी नहीं पढ़ना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। और यहाँ पर स्टैंडिंग वेव कर दो, स्टैंडिंग वेव। तो ये नंबर हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने होते हैं। तो उस समय क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स का जमाना था, उस समय क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से कैलकुलेशन होती थी। तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हम लोग इतने बड़े जो संख्या का एनर्जी जो निकालना है, सबका सम करना है हमें, जितना भी स्टैंडिंग वेव्स की एनर्जी है उन सब का समेशन करना है। तो स्टैंडिंग वेव्स काफ़ी ज़्यादा थे, 10⁻25, 10⁻30 के टर्म्स में स्टैंडिंग वेव्स थे। तो उनका समेशन करना पॉसिबल नहीं था, उनका एवरेज लिया जा सकता था। तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हम उस समय एवरेज पर बात करते थे। तो और एवरेज जब लेंगे, एवरेज ऑफ ऑल द वेव एंड find the total energy. We will take average of all the waves. तो probability of finding higher energy wave is lower. ये अगर ये जो वेव बन रही है, जो स्टैंडिंग वेव है जिसकी काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी है, वो काफ़ी कम मात्रा में मिलती थी, या फिर उसके ऑसिलेटर्स काफ़ी कम होते थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हायर एनर्जी वेव इज लो एंड इज प्रोपोर्शनल टू, और प्रोपोर्शनल किसके थी वो एनर्जी, वो प्रोबेबिलिटी e to the power minus e by kt, where k is Boltzmann constant. K is Boltzmann constant.
तो ये प्रोपोर्शनल थी, ये देखा गया कि ये ई टू द पावर माइनस ई जहाँ वो एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी की, वो किसी पर्टिकुलर स्टैंडिंग वेव की जो न्यू पर है उसकी एनर्जी की बात हो रही है, ई बाई बोल्ट्जमान कांस्टेंट इनटू टी। तो ये इसके प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हायर एनर्जी वेव थी वो ये थी, या किसी भी वेव को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ये थी जिसकी एनर्जी ई है। तो अब हमें निकालना था, टोटल एनर्जी निकालना था, तो हमें एवरेज, उस समय क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से लिया जाता था, तो हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए हम इंटीग्रेशन पर जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू ई की पावर माइनस ई बाई के टी डी ई। ये जो न्यूमरेटर है वो ये है, और एवरेज की बात करें तो इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस ई बाई के टी डी ई। ये इसको प्रोबेबिलिटी को नीचे डिवाइड करेंगे, और ज़ीरो से इन्फिनिटी तक रेले जीन्स ने कैलकुलेट किया था इसे, और ये कैलकुलेट करने के बाद उनका जो रिजल्ट आया था वो आया था के टी। तो ये है एवरेज एनर्जी, ये है एवरेज एनर्जी हमारा के टी। रेले जीन्स के मुताबिक ये एवरेज एनर्जी था उस समय, जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के थियरी से सॉल्व किया गया था, और वो एवरेज एनर्जी आई के टी। अब के टी आई एवरेज एनर्जी, तो अब एक पार्टिकल की, जो एक ऑसिलेटर की एनर्जी जो आई, जो सम करने पे उस फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी आई वो आई के टी। तो अब हमें निकालना था न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। तो हमें इतने में टोटल नंबर ऑफ कितने ऑसिलेटर मिले, तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स जो थे वो 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब थे। इनसे टोटल एनर्जी, एवरेज एनर्जी जो हमने निकाली उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इनटू इक्वल्स टू इनटू डी न्यू करेंगे, डी न्यू करेंगे, क्योंकि डी न्यू के लिए ही तो हम लोग निकाल रहे हैं। तो इतना इनटू डी न्यू, ये टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर आया, और इसको टोटल एनर्जी जो एवरेज एनर्जी निकाली थी उससे मल्टीप्लाई किए, तो ये आया। और ये यू न्यू डी न्यू के बराबर थी, यू न्यू डी न्यू के बराबर थी। यही हमें चाहिए था कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो टोटल एनर्जी हो वो कितनी आए। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में देखा होगा कि ये जो था वो क्लासिकल फिजिक्स के थियोरी से नहीं सॉल्व हो सकता था। तो यहाँ से डी न्यू और डी न्यू कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इसे कैसे निकाला जाता है, रेले जीन्स और मैक्स प्लैंक ने इसे निकाला था, वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर निकल गया है, और वो आया 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब इंटू के टी। ये रेले जीन्स का सबसे पहला दिया हुआ एक फॉर्मूला था कि किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, जो वीन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पर आपने देखा था पिछले लेक्चर में, कि कितना एनर्जी होगा किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे या पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे, वो हमने निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक था रेले जीन्स का, क्योंकि आपने वीन्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या कर्व देखा होगा जो 20 वोल्ट 40 वोल्ट वाला था, उसमें जो कर्व था, या फिर लैम्डा एम इंटू टी वाला जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट कर्व था, वो कर्व कुछ एक्सपोनेंशियल ऐसा था। वो कर्व ऐसा था कि शुरू में बढ़ा, फिर एक मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली लैम्डा मिलती थी, लैम्डा एम, और लैम्डा एम इंटू टी कॉन्स्टेंट रहता था, और फिर वो घट जाता था। तो ये कर्व, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं ये पैराबोलिक फंक्शन है, ये पैराबोलिक फंक्शन है, और ये जो कर्व आएगा वो कुछ ऐसा जाएगा। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि रेले जीन्स का जो कर्व था, या फिर रेले जीन्स का जो लॉ था, वो लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर लैम्डास की वैल्यू के लिए, लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए काम करता था। ये फ्रीक्वेंसी और ये यू न्यू, ये एनर्जी, तो ये लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए तो काम करता था, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये एकदम अगर कम फ्रीक्वेंसी होगा तो करीबन ये रेड ग्राफ और ये ब्लू ग्राफ साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन जैसा ही हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, हाई की फ्रीक्वेंसी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता था जो काफ़ी डिफर करता था, काफ़ी डिफरेंस था इन दोनों में, और ये ऐसा था। तो ये भी पूरी तरीके से सही नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ लोअर फ्रीक्वेंसीज पर काम करता था। तो इस चीज़ को हटाने के लिए मैक्स प्लैंक ने आखिरकार एक लॉ दिया, और ये जो डिफरेंस आता था, इसे हम लोग इसे अल्ट्रा
वायलेट, अल्ट्रा वायलेट सब जानते होंगे, अल्ट्रा वायलेट कैस्ट्रोफे कहते थे, अल्ट्रा वायलेट कैस्ट्रोफे, इसे हम लोग अल्ट्रा वायलेट कैस्ट्रोफे कहते हैं। और ये जो डिफरेंस आती है, और इस चीज़ को, अब ये लॉ तो काम का नहीं था, तो मैक्स प्लैंक का जो लॉ था, जिन्होंने क्लासिकल फिजिक्स में कुछ करेक्शन करने के बाद अपने लॉ को दिया था, हम वो देखते हैं कि वो कौन सा करेक्शन था जहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स की रिवॉल्यूशन चालू हो गई। तो मैक्स प्लैंक एक काफ़ी बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिर इस पर स्टडी की और काफ़ी दिनों बाद जाके उन्होंने एक लॉ दिया। वो लॉ था कि जो हमने जो हमने रेले जीन्स में क्यूब को देखा था, उसमें जो स्टैंडिंग वेव्स बना रहे थे जो रेडिएशंस, तो कहीं पर कुछ रेडिएशन जो स्टैंडिंग वेव्स उस फ्रीक्वेंसी के थे, उस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन कहीं पे अब्जॉर्ब हुए, कहीं पे इमिट हुए। जो स्टैंडिंग वेव्स बनाने की प्रक्रिया में कहीं पर स्टैंडिंग वेव गया, इम्पैक्ट हुआ, कुछ रेडिएशन अब्जॉर्ब हुआ, कुछ रेडिएशन इमिट हुआ। तो जहां से भी न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा था या इमिट हो रहा था, वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एच न्यू होगा। मतलब कि मैक्स प्लैंक ने ये कहा था कि एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन रेडिएशन एट फ्रीक्वेंसी न्यू equals to nh nu, and there is no justification of this, there is no justification, even Max Planck can't give this justification। इन लॉ को देने के बाद मैक्स प्लैंक खुद खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें इसका जस्टिफिकेशन नहीं पता था। ये बस एक उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि इससे हम वो करेक्ट ग्राफ को अचीव कर पा रहे थे। इससे ये करेक्ट ग्राफ, अगर ये चीज हम मान के चले, ये अजम्पशन मान के चले, तो मैक्स प्लैंक ने जो लॉ दिया इसके बाद, उससे ये करेक्ट ग्राफ काफी हद तक मैच होता था, इसीलिए इस चीज को मान लिया गया। तो यहाँ पर n 1 2 3 डॉट 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 ये एक इंटीजर है। मतलब प्लैंक्स के मुताबिक कि कहीं पर भी रेडिएशन, जो न्यू रेडिएशन कहीं पर भी इमिट या ऑब्जॉर्ब हो रहा है, वो एच न्यू से कम नहीं हो सकता, एच न्यू ही हो सकता है, या फिर 2 एच न्यू हो, या फिर 100 एच न्यू हो, 200 एच न्यू हो, 300 एच न्यू हो। इनके बीच का बिल्कुल नहीं हो सकता है, इनके बीच का नंबर नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 1.5 एच न्यू हो जाए, ये सब नहीं होगा। तो ये एजम्पशन माना गया सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ को अचीव करने के लिए। तो देखते हैं ये ग्राफ कैसे अचीव हुआ। तो बाकी अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो अब जो एवरेज एनर्जी का जो इक्वेशन होगा वो एन एच न्यू, जो एनर्जी वहाँ पर जो एनर्जी का इक्वेशन था ई की पावर माइनस ई बाई के टी डी ई, तो सेम यहीं पर है, बस एनर्जी को हम एन एच न्यू से रिप्लेस कर रहे हैं। तो एनर्जी को एन एच न्यू से रिप्लेस किया, यहाँ पर भी एनर्जी थी, नीचे के टी था, और यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, ये एन पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये सिग्मा का साइन आएगा। वहाँ पर इंटीग्रेशन हुआ, यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, इसलिए। तो n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और सिग्मा यहाँ पर भी नीचे, क्योंकि हम एवरेज एनर्जी निकाल रहे हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के रूल से। और इस चीज को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आता है वो आता है एवरेज एनर्जी एच न्यू बाई ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ये मैक्स प्लैंक ने इक्वेशन दिया था, ये मैक्स प्लैंक का इक्वेशन था एवरेज एनर्जी का ये इक्वेशन था। अब ये एवरेज एनर्जी निकला है, हमें किसी पर्टिकुलर लैम्डा के लिए एनर्जी निकालना है या फ्रीक्वेंसी के लिए एनर्जी निकालना है, तो इसको नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने होंगे, न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू पे, ये सब न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू रेंज में हो रहा है, ये याद रखिएगा। तो 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यू, ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स थे, इनटू टोटल एनर्जी, मैं डी न्यू लास्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि कैंसिल करना है, एच न्यू बाई ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1,
इंटू डी न्यू, ये आया आपका टोटल एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू यू न्यू डी न्यू, डी न्यू कैंसिल, और ये जो आपका आया वो आ गया आपका टोटल एनर्जी। और इसे कहते हैं हम लोग प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, इसे कहते हैं हम लोग प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, जो आपका 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यू इंटू एच न्यू ई की पावर एच न्यू बाई के टी -1, ये है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ देखा और वो अमेंडमेंट देखा, वो करेक्शन देखा जो क्लासिकल फिजिक्स में किया गया था इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, और यहीं से क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हो गई थी, यहीं से रिवोल्यूशनाइज हुआ था क्वांटम फिजिक्स। और आगे हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, लाइट के बारे में जानेंगे, नील्स बोर का रोल जानेंगे, आइंस्टीन ने बहुत चीज किया था, मैक्स प्लैंक का आगे काफ़ी लॉ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे के लेक्चर्स में आपको पता चलेंगी। So guys, if you like the video then subscribe our channel. Thank you.